बाजार में लोग अपने दुकान में शोरूम में बैठ के हंसता है, ए भाई देखो ना क्या चल रहे हैं, इनसे कुछ होगा, चलने दीजिए। जिस समाज में पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बीच का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। आप हंसे चाहे नहीं, हमारे परिवार वाला हंसता है। कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे थे, मुख्यमंत्री से नीचे तो किसी से बात करने का जरूरत नहीं था। कि कहाँ गांव-गांव में घूम रहे थे कि बिहार में इतना दुर्दशा इसलिए है कि यहाँ पर बड़ा जातिवाद है। आप लोग भी अभी खड़ा होकर सवाल पूछिएगा, भैया जाति से कैसे निपटिएगा? जितना पढ़ा लिखा आदमी है वो अनपढ़ से ज्यादा जातिवादी है। अरे भाई जात को दिए तो मोदी जी को वोट मिला कैसे? लोगों ने कहा प्रशांत जी मधुबनी विद्वानों का की जमीन रही है। हम जब महीना डेढ़ महीना मधुबनी में चल लिए तो सारे विद्वान वहां इकट्ठा हुए शहर के सोपौर। तो हमने उनको बताया कि पूरे जिला में घूमने के बाद विद्वान को कोई मिला नहीं, मजदूर हर घर में जरूर मिला। आपके बाप दादा कभी विद्वान रहे होंगे, आप विद्वान नहीं हैं। सहरसा के सारे आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि आप बिहार के 7वें सबसे गरीब जिला है। ये आपकी विद्वता के बाद है। आपके परिश्रम, पराक्रम, समझदारी, भाषण सब के बावजूद ये दशा है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहां के भी आप सबसे पिछड़े जिले। और आप किसको चुन कर लाते हैं वो हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है। रास्ता में जब हम चलते हैं तो लोग कहता है भैया नाली गली नहीं बना, ये विधायक तो कामे नहीं कर रहा, बड़ा लुटेरा है। आप हमसे डायरेक्शन पूछ रहे हैं, जब हम पूछते पूछते सुनते सुनते थक जाते हैं तो हम पूछते अच्छा बताइए भैया विधायक जी कितना बार से जीत रहे हैं? तो कहता है भैया 4 बार से। सांसद महोदय कितना बार से जीत रहे हैं? तो भैया 6 बार से। इनके बाबूजी भी जीते थे, अभी भी जीत रहे हैं। तो भाई आप सब प्रबुद्ध लोग होकर सब कुछ जानते हैं और फिर उसी सांसद को जिता कर लाते हैं, तो आप कितने बड़े प्रबुद्ध हैं आप अपना देख लीजिए। हमको जो चुनाव की समझ है, बहुत आदमी को लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी बढ़िया वोटर होता है। लोग हमको कहता है रास्ते चलते हुए कि बिहार में इतना दुर्दशा इसलिए है कि यहाँ पर बड़ा जातिवाद है। आप लोग भी अभी खड़ा होकर सवाल पूछिएगा, भैया जाति से कैसे निपटिएगा? जितना पढ़ा लिखा आदमी है वो अनपढ़ से ज्यादा जातिवादी है। कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। तो पढ़े लिखा आदमी जो है वो अच्छा वोटर है, ये गलती कभी जीवन में मत कीजिएगा। आपको 2 उदाहरण दे देते। इस देश में मनमोहन सिंह जीवन में एक ही चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। तो चुनाव सहरसा झंझारपुर से नहीं लड़े थे, तो चुनाव लड़े थे दक्षिण दिल्ली से, जो इस देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे धनी लोकसभा क्षेत्र है। वहां एक भाजपा के साधारण कार्यकर्ता ने इस देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट को हरा दिया। तो अगर सब पढ़ा लिखा आदमी होशियारे वोटर होता तो मनमोहन सिंह चुनाव वहां कैसे हारते? अगर उस सहरसा से हार जाते तो सब आदमी दोष देता शहर में बैठ के ड्राइंग रूम में, क्या कीजिएगा, सहरसा के आदमी को समझ है, सब बुर्बक आदमी सब जाके जात के नाम पर वोट दे दिया। दूसरा आपको उदाहरण दे देते, कई बार हम लोग को लगता है कि पढ़ाई नहीं है इसलिए वोटर अच्छा नहीं है। तो जब देश आजाद हुआ तो पूरे देश में 13% था एजुकेशन का लेवल, मतलब करीब करीब 87% लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। मतलब करीब करीब सारा समाज ही अनपढ़ था। उसी अनपढ़ भारत ने, उसी अनपढ़ समाज ने किसको नेता चुना? गांधी को, नेहरू को, पटेल को, अंबेडकर को, सुभाष चंद्र बोस को। आज कागज पर हम लोग 80% पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग किसको नेता चुने हैं नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। तो जो आप गांव देहात में हम लोग कहते हैं कि हमारा दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी, लड़का पढ़ लिख गया है लेकिन है बड़ा लंपट। तो पढ़ा लिखा आदमी होशियार और समझदार वोटर है ये जरूरी नहीं। और दूसरी पढ़े लिखे लोगों के लिए एक बात, ग्रीस के एक दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने बहुत अच्छी बात आज से सैकड़ों साल पहले बताया। इन सोसाइटी
जहां पर लोग पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं। हम हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोलने का कोई फायदा नहीं है, पीछे बहुत गांव के लोग हैं। जिस समाज में पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बीच का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। तो यहाँ आप जितने लोग बैठे हुए हैं, ये इसी दोनों पीड़ा से ग्रसित है। पढ़ा लिखा होने के नाते आपने अपने आप को प्रबुद्ध और होशियार मान लिया। आप में तो आधा आदमी वोटे नहीं देने जाता। बिहार में वोटिंग परसेंटेज है 60, अब शहर में वोटिंग परसेंटेज है एवरेज 45। आधा आदमी तो आप वोटे देने नहीं जाइएगा, आप क्या बेकार बात कीजिएगा। हम इसीलिए इस पूरी यात्रा में शहर में नहीं जाते। शहर में जाने का कोई फायदा नहीं। ये पढ़े लिखे समझदार लोग बैठ के देख रहे हैं। अच्छा देखिए प्रशांत किशोर क्या करता है, कुछ होगा तो चलेंगे, अभी तो देखिए ना बिहार में कुछ हुआ है। आप यहाँ पदयात्रा की शुद्धता और उसके प्रयास से नहीं आए, आप उस प्रशांत किशोर से मिलने आए हैं जिसने 10 वर्ष में चुनाव जिताया है। अगर हमने वो काम नहीं किया होता तो हमसे ज्यादा ईमानदारी और शुद्धता से चलने वाले आदमी के लिए आपके पास 1 मिनट समय नहीं होता। हम जब पैदल चलते हैं 10-20 आदमी के साथ भी चलते हैं, तो गांव में बाजार में लोग अपने दुकान में शोरूम में बैठ के हंसता है, ए भाई देखो ना क्या चल रहा है, इनसे कुछ होगा, चलने दीजिए। आप हंसे चाहे नहीं, हमारे परिवार वाला हंसता है। कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे थे, मुख्यमंत्री से नीचे तो किसी से बात करने का जरूरत नहीं था। ये कहाँ गांव-गांव में घूम रहे, इसके बावजूद लोग क्यों नोटिस ले रहे हैं? नोटिस इसलिए ले रहे हैं, ये प्रशांत किशोर चल रहा है पैदल। जो मेरा आलोचक है उसको भी मालूम है कि और कुछ हो चाहे नहीं, आदमी तो होशियार है। अगर चल रहा है तो कुछ सोचिए क्या आया होगा। तो सोचता है चलो रे भाई इधर गमछा डाल दो। हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं। जितना आदमी हमसे मिलने आता है उसमें 100 में 60-70 आदमी वही गमछा डालने वाला है। उसको मालूम है, उसकी अपनी धारणा है बिहार सुधर नहीं सकता है। अगर उसका धारणा नहीं होता तो प्रयास नहीं करता, वो हमारे आने का इंतजार करता है। उसके मन में वो विश्वास है कि बिहार सुधरेगा नहीं, लेकिन देख रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ कर रहे हैं तो सोचता है कहीं आदमी फितूरी कुछ खड़ा कर देगा तो इस बस से हम मिस कर जाएंगे। आता है हमसे मिलने, कहता भैया एकदम आप ही के साथ है, आप ही बिहार को सुधारिएगा। यहाँ से निकल के जाता है, कहता है तो कर न रहे, देखिए ना क्या होता है। उधर भाजपा में भी है, उधर भाजपा में भी है, और हमारे यहाँ के भी गमछा डाल दिया है। कुछ होगा तो कहेगा भैया हम तो पहले ही दिन से जानते थे प्रशांत किशोर कर रहा है तो होबे करेगा, और नहीं होगा तो बैठ के विवेचना करेगा। हम ना कहे थे बिहार में कुछ हो सकता है, कितना प्रशांत किशोर आया चले जाए। तो विवेचना करने का जो आदत है हमने अपने लिए तय किया है कि अगर इस मिट्टी में जन्म हुआ है और हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो किसका हिम्मत पड़ेगा। इसलिए जीत हार की चिंता किए बगैर जीवन में जो कुछ भी है वो सब दांव पर लगाए और बिल्कुल ये संकल्प लेकर आए, ये संकल्प लेकर आए, मानेंगे नहीं, करना ही है। चाहे ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि बिहार में जात कैसे है, ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, वो सब हमको मालूम है। ज्यादातर चीज मालूम है, सब मालूम है ऐसा दावा तो नहीं कर सकते। ज्यादातर चीज हम समझते हैं, चुनाव से जुड़ी हुई बात तो जरूर समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा विश्वास है। आपने कहा कि क्या आपके पास मूल मंत्र है? मूल मंत्र मेरा विश्वास है कि यहाँ के समाज के लोग, उनकी चेतना दब गई है, मरी नहीं है, उनकी चेतना दब गई है। बिहार के लोग वो आईने की तरह है जिसके ऊपर धूल पड़ गया है। हम ये मानने को नहीं तैयार हैं कि आप किसी भी जाति के हों, आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा पहने। जरूरत इस बात की है कि हम वो विश्वास पैदा करें अपने कथनी से और उससे ज्यादा अपने करनी से, अपने प्रयास से। अगर आप यहाँ सोना और पीतल रखिएगा तो किसी समाज का आदमी है वो सोना ही उठाएगा। ये जिम्मेवारी आप पर, हम पर है कि हम सोना बने और बनकर समाज को दिखे। अब बनने में चाहे 2 बरस लगे या 6 बरस लगे। आपने पूछा कि आंदोलन, जेपी के आंदोलन से कुछ नहीं सुधरा तो जनसुराज से कैसे सुधरेगा? बात तो ठीक है, बहुत लोग ये सवाल करता है। तो भाई जनसुराज इसीलिए आंदोलन नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो जीवन में हमने पढ़ा समझा है,
मेरा आंदोलन और क्रांति में कोई यकीन नहीं है। किशोर भाई जब हमसे मिलने आए थे पटना तो उस दिन भी हमने इनको कहा कि मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को विश्व के स्तर पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो दुनिया में किसी भी क्रांति से, किसी भी आंदोलन से समाज का लंबे समय में भला नहीं हुआ है। आंदोलन और क्रांति वो हथियार है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं। जैसे आपके पास बढ़िया हथियार हो तो आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, आप उस बढ़िया हथियार से पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते। इसीलिए जब जेपी ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन में कोई खराबी नहीं, उस आंदोलन की शुद्धता और उसकी ताकत इतनी है कि उसने इंदिरा गांधी जैसे बड़े सत्तासीन आदमी को, महिला को हटा दिया। लेकिन जेपी के आंदोलन में, किसी भी आंदोलन, अन्ना के आंदोलन में यूपीए हट गया लेकिन बिहार देश से करप्शन नहीं खत्म हुआ। इसलिए आंदोलन नहीं है जनसुराज, ये समाज को जगाने, सिखाने, सजग करने का प्रयास है। खाना जो है वो लकड़ी के आंच पर बनता है। घी अगर आपके पास 1 ड्राम भी होगा तो उसमें आप खाना नहीं बना सकते। आंदोलन वो घी की आंच है, उससे खाना नहीं पक सकता है। अगर समाज में कुछ बढ़िया बनाना है तो आपको 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरा, लोग ये भी भूल करते हैं कि जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। जेपी का आंदोलन हुआ 75 में, लालू जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 1989-90 में। इस बात को कौन प्रमाणिक तौर पर कह सकता है कि अगर जेपी जिंदा होते तो 1990 में वो लालू को मुख्यमंत्री बनाते? जेपी के आंदोलन और लालू जी के मुख्यमंत्री में 15 बरस का फर्क है। तो लालू जी के गलती के लिए आप जेपी को दोष देना हमारे आपके लिए ठीक बात नहीं है। उन्होंने जिस पर्पस से वो आंदोलन किया उस पर्पस में उनको सफलता मिली। चूंकि जेपी बिहार के थे तो बहुत सारे बिहार के लोगों को लगता है कि भैया बिहार तो सुधरे नहीं, जेपी ने आंदोलन किया। जेपी ने आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए किया कहां था? जेपी ने आंदोलन उस समय की देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए किया था, उनको सफलता मिली। गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया तो बिहार का लोग खड़ा होकर कहता है चंपारण में गांधी आंदोलन किए देश आजाद हुआ। अरे भाई, चंपारण आंदोलन से देश थोड़ी आजाद हुआ। चंपारण आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिलाया कि ये भी एक तरीका है जिससे अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। उससे पहले आदमी यही जानता था कि थाना को जला दो, लाइन उखाड़ दो, बम फेंक दो अगर अंग्रेज से लड़ना है। तो जनसुराज वो प्रयास है कि समाज में लोगों को जाकर समझाया जा सकता है और उस समाज में ये किया जा सकता है जिसके बारे में पूरे देश में लोग समझते हैं कि बिहार के लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। हमने करीब करीब सभी बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर बात करके ये उनको समझाने का प्रयास किया है, भाई कुछ तो कीजिए बिहार के लिए। चाहे वो कांग्रेस की बड़ी नेत्री हो कि अभी जिनको आप और हम भगवान मानकर दिल्ली में बैठाए हुए, हमने सबसे व्यक्तिगत भी बात करी। सब आदमी सुनने समझने के बाद कहता है प्रशांत ठीक है यार, लेकिन अब बिहार अब इसी दशा में रहेगा, इतना ज्यादा वहां बदल नहीं सकता है, वहां जात पात बहुत है। ये आप भ्रम मत पालिए, ये आपके हमारे मन में ये कुंठा बैठा दी गई है कि बिहार में ही जाति है। हमने हर जगह चुनाव कराया, गुजरात में भी इतनी ही जाति है जितना बिहार में जाति है। लिंगायत वोकालिका कर्नाटक में नहीं है, रेड्डी कम्मा आंध्रा में नहीं है, पटेल आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ, मराठा आंदोलन अभी महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, जाट का आंदोलन हरियाणा में नहीं हो रहा है। लेकिन जब बात होता है जात का तो कहता है बिहार में खाली जात, यूपी में जात नहीं है। और हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि हम लोग खुद ही कहते हैं कि हम लोग इसलिए पिछड़े हैं कि हम लोग जातिवादी हैं। अरे भाई, अगर सब बिहार में जातिवादी है तो मोदी जी को 39 को एमपी जिताया कौन है? उनके जात का तो बिहार में कोई नहीं रहता। आप जरा बताइए भाई, मोदी जी के जाति का कुछ आदमी तो गुजरात में रहता होगा, मोदी जी के जाति का बिहार में तो कोई नहीं रहता है। तो हम लोग वोट दे कैसे रहे उनको? इतना हम लोग का दिमाग मत्ती मारा गया है कि हम लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग तो खाली जाते को वोट देते हैं। अरे भाई, जात को दिए तो मोदी जी को वोट मिला कैसे? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यहाँ का समाज मरा नहीं है। उसको मालूम है, अगर 1 पैसे का भी विश्वास है कि मोदी से देश का विकास हो सकता है
तो जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के लड़के को अपने लड़के से भी ज्यादा अच्छा मानकर वोट दिया है। तो अगर यहाँ का आदमी खड़ा होगा क्यों नहीं वोट देगा। लेकिन दिक्कत यहाँ समाज में खाली इतने है कि 30-40 साल से नेताओं ने इतना आपको डरा दिया है, अरे भाई तुम जाति का नहीं है, कोई तुमको वोटे नहीं देगा, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, कोई वोट नहीं देगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वोट नहीं देगा। कोई नहीं पूछता भाई लालू यादव कौन टाटा के लड़का थे जब वोट उनको मिला था, नीतीश कुमार कौन बिरला के लड़का है जब उनको वोट मिला था, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, सब आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन मत मारी गई है लोगों की, उनका विश्वास चला गया है, इसीलिए आपको भरोसे नहीं हो रहा। वही भरोसा जगाने का प्रयास है। हम ना दल हैं ना नेता हैं, हम वो कुम्हार की भूमिका में हैं जिसको बढ़िया मिट्टी और चाक मिल जाए तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। वो मिट्टी और चाक आप हैं। हम कितने बड़े होशियार कुम्हार हो, अगर बढ़िया मिट्टी और चाक न हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो बिहार में जो अच्छा मिट्टी है, अच्छा आदमी है, वो राजनीति की ओर आने का हिम्मतें नहीं कर रहा है। अगर कोई डर से कभी हिम्मत कर भी लिया तो घर वाला सब उसको घेर लेता है, अरे भाई कहाँ कर रहे हो, गलती मत करना। हमने अपने बाबूजी के लिए देखा, हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, इतना वहां प्रसिद्ध थे, जब चुनाव आता था कहता भाई इस बार इनको लड़ाओ, यही जीतेंगे। हमारी माँ धरना को बैठ जाती थी, ए भाई कुछ हो, राजनीति मत करो, बाल बच्चा भी पढ़ना बाकी है, कहाँ ये सब जा रहे हो, सब बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी भूमिका इतनी ही है कि हम अगर आपको कह रहे हैं कि भैया आप आइए चुनाव लड़िए, आप पैसे का चिंता मत कीजिए, व्यवस्था का, जात का, चुनाव के प्रबंधन का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, तो मेरा विश्वास है कि कुछ लोग हिम्मत करके इसमें आ जाएगा। आपका घर वाला भी कहेगा चलो प्रशांत किशोर कह रहा है तो लड़ लो, चुनाव लड़ाना तो आदमी जानता है। अगर कुछ लोग भी अच्छे आ गए वो जीतिएगा अपनी ताकत से। हमारी भूमिका इतनी है कि आपको निर्णय लेने में थोड़ी आपको सहूलियत हम आपको कर दें। यहाँ बैठा हुआ को कम से कम 5 आदमी ऐसा होगा जो खड़ा हो जाए विधायक में, कोई आपको नहीं हरा सकता है। मुश्किल यह है कि जो अच्छा आदमी हो खड़ा होने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव घर घर जाकर पता कर रहे हैं भाई कौन आदमी है, उसको हाथ जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, चलिए पैसे का चिंता मत कीजिए, पहले खड़ा तो होइए। और अगर नहीं होइएगा तो कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपको हमको लगता है हम तो ठीक है, हमारा लड़का तो बंगलोर पढ़ के वहीं इंफोसिस में नौकरी कर रहा है। तो हमने 18 महीने में जो देखा, पलायन से ज्यादा प्रभावित गरीब आदमी नहीं है। ये आपका हमारा भ्रम है। अभी विधायक कह रहे थे सहरसा से सब आदमी जा रहा है मजदूरी करने। जो मजदूरी करने जा रहा है वो तो साल में एक बार कम से कम छठ में घरे आ रहा है। जो पढ़े लिखे लोग के लड़के हैं, हमारा लड़का है वो दून में पढ़ता है, उसको हम फ्लाइट भी भेजते हैं तो वो बिहार नहीं आता, कहता नाम हम मन नहीं लगता है। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इससे बढ़िया है, सहरसा में घर और बन गया है, धंधा बिजनेस चल रहा है, बेटा बेटी बाहर सेटल हो गया, कभी कभी साल में आप जाके घूम के आते हैं, मेरे भाई आपका भी जड़ खत्म हो जाएगा। हमारा बाबूजी 16 घर बेडरूम का घर बनवाए, इसमें बेटा रहेगा, इसमें पतो रहेगा। आज उसमें दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं। हम गांव में देखते हैं बहुत प्रसिद्ध लोग, बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर बनाया है, खंडहर हो गया, सब बाल बच्चा चला गया। अगर आप नहीं जगिएगा, अगर आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो आपके बाद आपका नाम लेने वाला भी यहाँ कोई नहीं बचेगा। बंगलोर में और अमेरिका में, दिल्ली के किसी फ्लैट में बहुत बड़े आदमी है तो फार्म हाउस में आपका बच्चा रह सकता है, लेकिन आपका जो अभिमान है, आपकी जो जमीन है, आपका जो जड़ है वो नहीं बचेगा। जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, आपका केबिन नहीं बच सकता है। बिहार में पढ़े लिखे प्रबुद्ध समझदार लोगों का ये भ्रम हो गया है आपको कि हम तो किसी तरह यहाँ बचे हुए, धंधा पानी चला रहे हैं, डॉक्टरी चल रहा है, बाल बच्चा बाहर पढ़ लेगा, यहाँ जो होता है होने दो बिहार में। मेरे भाई ये सब बर्बाद हो जाएगा, पलायन का दंश सबको डसेगा। इतने फर्क है कि गरीब का लड़का मजदूरी करने जा रहा है, आपका लड़का बाहर पढ़ने और नौकरी करने जा रहा है, जहां तो दोनों का लड़का रहा है। कोई ऐसा परिवार हमको नहीं मिलता है जहां माँ बाबूजी बाल बच्चा बेटा तीनों पीढ़ी एक साथ रह रहा है। हम लोग जब बच्चे थे दिवाली में होली में घरे जाते थे, दादी है बाबूजी है भाई है, किसी परिवार में अब ये दशा नहीं बची। जिसका लड़का है वो अपना बाहर पढ़ रहा है, अगर पैसे वाले का है। तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, आपके हक में, आप पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिजनेस फैला रहे हैं, कीजिए, लेकिन आपका अगर जड़ बचाना है
तो थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर थोड़ा सजग होइए। आंख बंद करके किसी का झंडा मत ढोइए। आंख बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ के ये मत कहना शुरू कीजिए कि बिहार का तो कुछ नहीं हो सकता है। एक अच्छा आदमी जब चुनाव लड़के हारता है, आपको लगता है क्या करे, बढ़िया ही प्रोफेसर खड़ा हुए थे, हार गए, 4000 वोट आया। एक अच्छा आदमी हारता है तो हजारों अच्छे लोगों की ताकत, उसका विश्वास हिल जाता है कि भैया राजनीति हमारे लिए नहीं है। इसलिए कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आपकी इतनी जिम्मेवारी है, उसको एक ही वोट आपका है, कम से कम उस एक आदमी को तो वोट दीजिए। आप कह रहे हैं कि जीत नहीं रहा, अरे भाई जीते हारे तुम अपना एक वोट तो उसको दो, इतनी जिम्मेवारी तो आप अदा कर सकते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे कौन सरकार बनाएगा, हमारा वोट कहीं बर्बाद ना हो जाए। अगर हर आदमी यही सोचेगा कि कौन सरकार बनाएगा, तो जितना लुटेरा लंपट है वही सरकार बना रहा है, उसी को आप वोट दीजिएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने को दूसरों से बेहतर मत मानिए, और कम से कम कोई हिम्मत करके सरकार में, समाज में खड़ा हुआ है, आप उसको एक वोट से ही मदद कर सकते हैं, एक वोट से ही मदद कीजिए। पैसा आपका नहीं चाहिए किसी को, लेकिन कम से कम एक बार इतना तो कीजिए कि भाई हमारा एक वोट बर्बादे सही, लेकिन इस आदमी को देंगे। आप गलत आदमी को मत सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आज नहीं तो कल आप